इंडिगो के लिए राहत की खबर है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस से वेट लीज पर लिए गए विमानों के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताएं। जी, ये बड़ी खबर है क्योंकि इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने चेल्बी वाले केस में देखा था, सरकार ने उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया था और अब जो टर्किश एयरलाइंस के साथ इंडिगो की जो पार्टनरशिप है उस पर सवाल उठ रहे थे। तो अभी जो डीजीसीए ने फिलहाल 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया है। जो वेटलीज पे 2 विमान लिए थे, बोइंग 777, और एक मुंबई से ऑपरेट करता है, एक दिल्ली से ऑपरेट करता है। और ये 2 विमान इंडिगो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न सिर्फ टर्की बल्कि यूरोप और अमेरिका, इनके लिए एक तरह से कनेक्टिंग का काम करते थे। तो अभी फिलहाल 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया और जो सूत्र में बता रहे हैं, इस एक्सटेंशन के पीछे जो कारण है वो ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पहले से ही जो टिकट्स बुक कराए थे उनके हितों को बचाया जाए, इसके लिए ये एक्सटेंशन दिया गया है। लेकिन सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद और एक्सटेंशन की संभावना काफ़ी कम है। 31 मई को जो आखिरी एक्सटेंशन की जो डेट थी वो एक्सपायर कर रही थी और उसके बाद ये सवाल था कि क्या इंडिगो को एक्सटेंशन मिलेगा वेटलीज में। वेटलीज में दरअसल आप विमान के साथ क्रू भी लेते हो और ऐसे स्ट्रैटेजिक चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा, इससे पहले मिनिस्ट्री ने भी कहा था और आज भी हमसे जो बातचीत में जो इंडिगो के सीईओ हैं उन्होंने कहा था कि वो जो जो भी सरकार फैसला करेगी वो उस पर उसका पालन करेंगे। लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने पहले से बुक करा लिया है टिकट, उनके इंटरेस्ट को बचाया जाना ज़रूरी है। तो अब एक राहत है इंडिगो के लिए फिलहाल, लेकिन आगे और एक्सटेंशन मिलेगा इसकी संभावना नहीं के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। बढ़ते हैं आगे। आज जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और FY25 की चौथी तिमाही यानी मार्च में जो तिमाही खत्म हुई उसमें जीडीपी के ग्रोथ अनुमान से बेहतर रहे हैं। लेकिन FY25 की पूरी अगर बात करें, जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान आया है वो भी अनुमान के मुताबिक है। तो क्या कहते हैं जीडीपी ग्रोथ की आंकड़े, इसका एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। आंकड़े आपने देखे, दो हिस्सों में देखे। पहला तो कि Q4 के जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल मनोज जी, इनफैक्ट नॉट ओनली बेहतर आए हैं। द सरप्राइजिंग फैक्टर इज कि ये सारे जो डेटा हैं जो अक्रॉस द सेक्टर्स, ज्यादातर सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट है। तो ग्रोथ का जो मतलब जो जो पटल बन रहा है वो काफी वाइड स्प्रेड बन रहा है। ये एक अच्छी चीज है। और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ का जो फिगर्स आए हैं वो अनुमान से सच में ही ज्यादा है, 4.4%। और ये हमारे लिए बेहतर है बिकॉज अगर हम कंजम्पशन की बात करें, अगर हम परचेजिंग पावर की बात करें, तो दोनों हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेटा आ रहा है वो काफी संतोषजनक है जी। यहाँ से आगे जाते हुए हम बात करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल जो एक एस्टिमेट आया है 6.5% का FY25 का, और पिछले अभी वित्त मंत्री का भी बयान आया है कि 4 साल से ग्रोथ पे हमने अच्छा होल्ड किया है। हालांकि इसको कई तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, मगर कोविड के बाद से एक जो बेस इफेक्ट की बात चल रही थी, जिस तरीके से सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, उतार चढ़ाव साल दर साल देख रहे हैं, तो इस 6.5 को अभी आप कैसे देखना चाहिए और क्या संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, जितना हमने थर्ड क्वार्टर में खासकर जितना डिप देखे थे जो सरप्राइजिंगली लो हो गया था, उसका रिकवरी ही मैं इस वक्त देखना चाहूंगा कि वहां से हम लोग कितना आगे मूव किए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि भारतीय जीडीपी में एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप कर रहा है पिछले कई सालों से। वो ये है कि जो फाइनल एस्टिमेट जो आ रहा है वो अपर एज में जा रहा है। जो एस्टिमेट आ रहे हैं, जैसे पिछले साल का जो ग्रोथ का जो डेटा आया था वो 6.8 था, वो उठ के 7.2% में चला गया। इस साल का भी सिमिलरली जब फाइनल डेटा आएगा वो ज्यादा दिखाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि द ग्रोथ के जो डेटा के जो चलते बिजनेस की जो एस्टिमेट्स हैं कि किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, क्या कंजम्पशन का एक पैटर्न लेके चले। तो अगर इफ दे आर एरिंग ऑन द साइड ऑफ ज्यादा की पॉजिटिविटी ज्यादा है,
तो उनके लिए नेगेटिव सरप्राइजेस कम रहेंगे। और अगर डेफिनेटली पिछले साल की तुलना में इस साल का ग्रोथ रेट कम रहा है। इनफैक्ट 25-26 में चलते हुए भी हम लोग ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। 6.5 के एवरेज रखना जो आरबीआई ने भी एस्टिमेट दिया था, उसके काफ़ी आसपास में है। 6.4%, 6.5% आरबीआई का एस्टिमेट था। तो मोर और लेस मॉनेटरी पॉलिसी टारगेटिंग के हिसाब से अगर हम आरबीआई के डेटा एनालिसिस को देखें, तो उनके हिसाब से भी लगता है कि यस, आरबीआई को भी मोर और लेस अच्छा ग्रिप है ऑन इकोनॉमी में किस तरह का ग्रोथ पैटर्न्स चल रहा है। तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का समावेश सही रहने का मुझे अंदाज मिलता है इस तरह के नंबर्स से। जी मनोज जी। सुमेश जी, एक ये तो ठीक है, हम लोग अभी करंट जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हैं, उसके अंदर अपने आप को देखते हैं, जो सिचुएशंस है, आगे कुछ रिस्क भी रहेंगे, लेकिन साथ ही हम लोग, हमारा जो एम्बिशन है, बड़ा एम्बिशन, हम 2047 तक को टारगेट करते हैं, जो हम बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और इस तरीके से, तो डबल डिजिट ग्रोथ की बात भी हम जो करते थे पहले, आजकल करना छोड़ दिया है। ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए एज ए कमेंटेटर आपको क्या लगता है, कहाँ पे गैप्स हैं या कहाँ खतरे हैं, क्या किया जा सकता है? क्या वो दिन हमें कब से फिर हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात करना शुरू करेंगे? डबल डिजिट की अगर हम बात करेंगे तो हम इस वक्त में हमें देखना पड़ेगा कि नॉमिनल ग्रोथ रेट का क्या चीज चल रहा है, क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ रेट ही आपको बताता है कि परचेजिंग पावर किस तरफ जा रहा है। और नॉमिनल ग्रोथ रेट अभी 9.8% इस साल का जैसे फिगर है, तो इट्स मोर और लेस आसपास में है। अगर उससे आगे की अगर बात करें तो इस अगले साल जब खासकर ट्रम्प टैंट्रम्स की हम बात कर रहे हैं, उसके बीच में से मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स का सपोर्ट ले सकते हैं। इस बारी का जो ग्रोथ का जो डेटा आया है वो इंटरेस्टिंग है कि ये डिस्पाइट नेगेटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बावजूद ये ग्रोथ आ रहा है। आपको खासकर जैसे मैंने एग्रीकल्चर की बात बताया 4.4%, अगर सर्विसेज सेक्टर का भी देखें, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन इज अराउंड 8.8%, कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल सेक्टर इज अबव 7%। दोनों का ग्रोथ चलना ये दिखाता है कि हम लोग की जो डोमेस्टिक डिमांड की जो फैक्टर्स हैं वो स्टेबल है, और ये स्टेबिलिटी हमें जरूरत पड़ेगी। आपको अगर डबल डिजिट की बात करें तो मैं डेफिनेटली मानता हूं कि डबल डिजिट के लिए हमें अभी ज्यादा रिफॉर्म्स, और उसमें से इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स रहेंगे लेबर रिफॉर्म्स और पावर रिफॉर्म्स। ये दोनों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत देता हूं। पावर सेक्टर का ग्रोथ हमारे देश में एक कंस्ट्रेंट रह रहा है, जो काफी हद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए एक जिसे कहते हैं हायर कॉस्ट कंपेयर टू ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, और इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। स्टेट लेवल में खासकर इसका रिफॉर्म एक जिसे कहते हैं प्लेटो कर गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। साथ में ऑफ कोर्स लेबर में हम लोग अगर कह रहे हैं कि लेबर में हम वेज ग्रोथ, हम मिनिमम वेजेस या बहुत सारे हम लोग जो एक 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 फ्लैट एक स्टेबिलिटी एक शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं लेबर में, बजाय ये कि लेबर को ज्यादा किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ सकें, तो वो मुझे लगता है एक नेगेटिव चीज है। उस पर जी जी। स्टेट्स को डेफिनेटली अमल करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने ख़ास तौर पर हाईलाइट किया लेबर रिफॉर्म्स और जो भी रिफॉर्म्स हमारे प्लेटो किए हैं उससे निकलने की। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि रियल जीडीपी के आंकड़े अनुमान के मुताबिक है। भारत ग्रोथ के मामले में कई विकसित देशों से आगे है। जियोपॉलिटिक्स अनिश्चितता के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था का अच्छा प्रदर्शन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में मॉनसून काफ़ी अच्छा रहने का अनुमान है और इससे इकोनॉमी का प्रदर्शन और अच्छा होगा। We all know very well that the headline inflation rate is converging
towards the target, and the food inflation has eased. And it is a good news that the Met Department has predicted both spatially and temporally well-distributed monsoon in the course of the next few months, and that also augurs well. So I think the conditions are in place for a low inflation, steady growth environment supported by monetary policy and also the fiscal stability, which is resulting in a very, very record tightening of India's 10-year bond yield vis-a-vis the American 10-year Treasury note yield as well. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ग्रोथ के आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पिछले कुछ सालों से भारत ने ग्रोथ को अच्छे तरीके से होल्ड किया है। For the entire financial year of 24-25, March 31st, 25, which has just gone by, 2 months, we've just completed 2 months. The GDP numbers are 6.5. Actually, even as I was coming, there were people saying, no, but immediately after COVID, we were at 9.4, then subsequently again, we were at 9.2 and so on. Yes, when you start from a low base, when you had a lockdown, you had that number. But India is sustaining this growth as the fastest growing economy now for the 4th year continuously without a break, thanks to the work of our small and medium, large industries which are coming in and making sure our manufacturing capacity, our service capacity are all intact. And agriculture has also sustained us even during COVID and subsequently. गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वो प्रस्तावित गाइडलाइंस की शर्तों को थोड़ा नरम रखे। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी। देखिए, दरअसल रिजर्व बैंक ने 2 महीने पहले एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की थी जिसमें गोल्ड लोन देने की शर्तों को कठोर करने का प्रस्ताव रखा था। अब वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को नसीहत दी है कि ये जो कठोर करने का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव में आप दरअसल ढील दीजिए। जो आपने ड्राफ्ट गाइडलाइन दी है उसमें रियायत दीजिए और रियायत इस तरीके से दीजिए कि गोल्ड लोन लेने वाले जो छोटे छोटे लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करिए। और साफ तौर से भी कहा है कि 2 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन कोई लेता है तो उसको इस नई गाइडलाइन के दायरे से बाहर रखिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि तत्काल इसको लागू मत करिए, कम से कम पर्याप्त समय दीजिए और 1 जनवरी 2026 से पहले इसको लागू मत करिए। ये इसलिए रिजर्व बैंक को कहना पड़ा वित्त मंत्रालय की तरफ से क्योंकि रिजर्व बैंक ने ये कहा था कि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है उसको 85% से घटाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा था। गोल्ड लोन को रिन्यू करने का, टॉपअप करने की शर्तों को कठोर करने का प्रस्ताव रखा था। ऐसा माना जा रहा था कि इनको अगर लागू किया गया तो गोल्ड लोन लेने वालों को काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। यही वजह है कि रिजर्व बैंक को सिफारिश की वित्त मंत्रालय ने। और अब बात करते हैं बाजार की। जून सीरीज के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 182 पॉइंट गिरा, 81,451 पर बंद हुआ और निफ्टी 83 पॉइंट गिरकर 24,751 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग रही। आज सबसे ज़्यादा तेजी पीएसयू बैंक शेयरों में देखने को मिली। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% की बढ़त पर बंद हुआ। बाकी डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली इस पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो मार्केट में हमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि जो पीएसयू बैंक है उसने इस साल की रिकॉर्ड क्लोजिंग के साथ आज क्लोजिंग की है। इस टाइम पे देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज हमें इटर्नल में देखने को मिला है। करीबन 5% का इजाफा क्लोजिंग होते होते काफी हाई वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले। एचडीएफसी बैंक करीबन 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एसबीआई में अच्छे मूव्स देखने को मिला है। इनफैक्ट पीएसयू के जितने भी शेयर्स हैं वहां पे अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। एसबीआई करीबन 2% की बढ़त के साथ और लार्सन एंड टूब्रो में भी करीब 1% का इजाफा आया है। न्यूज बेस्ड यहाँ पे जो चीजें थी उसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा देखने को मिला है। लेकिन आईटी पैक में आज एक हमें प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर हम बात करें निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स की तो बजाज ऑटो यहाँ पे करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये रिफ्लेक्शन है, स्ट्रीट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है। हिंडाल्को की बात करी जाए क्योंकि मेटल पैक भी आज कहीं ना कहीं पेन में आता हुआ
दिखाई दिया है। करीबन 3% के लॉस यहाँ पे देखने को मिले हैं। HCL टेक में करीबन 2% और श्रीराम फाइनेंस भी करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। बढ़ने वाले शेयर में सुजलॉन एनर्जी, यहाँ पे नंबर्स आए थे, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रॉन्गर साइड में आई है और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी एक पॉजिटिव नोट पे दी है, जिसके बाद 9.5% हमें करीबन मूव देखने को मिले हैं अपसाइड में। BSE आज जितने भी आप कैपिटल मार्केट के स्टॉक देख लीजिए, वहां पे जो मूव्स हैं उसमें एक अच्छा खासा हमें एक इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पे भी करीबन 9% का इजाफा। मुथूट फाइनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 7.5% की तेजी देखने को मिली और बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीबन 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें गिरने वाले शेयर की, तो मसगांव के जो नंबर्स आए थे वहां पे हमें काफी ज्यादा कंप्रेशन देखने को मिला है। हायर एक्सपेंसेस के चलते कंपनी का जो प्रॉफिट है करीबन 51% तक इस क्वार्टर में हमें गिरता हुआ नजर आया है। SGA विन भी नंबर्स यहाँ पे काफी खराब थे, क्योंकि जो कंपनी के प्रोविजंस हैं वो काफी बड़े हैं, एक्सपेंसेस बड़े हैं और कंपनी इस टाइम पे जो है वो प्रॉफिट से लॉस में आती हुई नजर आई है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नतीजों का हमें सीधा असर देखने को मिला है। कंपनी का मार्केट शेयर खो रहा है। कंपनी लगातार 4th कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर से हमें घाटे में आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर पतंजलि फूड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 4% की कमजोरी दिखाई दी है। कार कंपनियां अब ड्राइवरलेस कार का ट्रायल आसानी से कर पाएंगी। सूत्रों के मुताबिक सचिवों के समूह ने ट्राई की टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। देश टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने पिछले साल अगस्त में टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को लेकर के अपनी सिफारिशें जारी की थी। ट्राई ने कहा था कि स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर दिया जाए और कंपनियों को एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ये स्पेक्ट्रम दिया जाए। ट्राई ने यह भी कहा था कि कंपनियों से मात्र 1000 रुपए की फीस ली जाए और कंपनियां इसका इस्तेमाल 5 साल के लिए कर सके। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसने ट्राई की इन सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही दूरसंचार विभाग इसको लेकर के गाइडलाइन जारी करेगा और इस स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर देगा। अगर मैं स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की बात करूं तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिव रडार सिस्टम के लिए हो सकता है, यानी इसका इस्तेमाल जो ड्राइवरलेस कार है उसके लिए किया जा सकता है। जो भी कंपनियां चाहती हैं भारत के अंदर ड्राइवरलेस कार का एक्सपेरिमेंट करना चाहती है वो इस स्पेक्ट्रम को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कर सकती है। अगले 5 साल तक के लिए उनको स्पेक्ट्रम जो है दिया जाएगा। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल रोबोटिक और खासतौर पर जो 6G टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए होगा। तो अब जो डिजिटल कम्युनिकेशन की सिफारिशों की मंजूरी मिलने के बाद जल्दी सरकारी स्पेक्ट्रम को भी डी लाइसेंस करने की तैयारी कर रही है। फसाई ने फूड कंपनियों को 100% शुद्ध या 100% फ्रूट जूस जैसे भ्रामक दावों से परहेज करने की सख्त हिदायत दी है। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, फूड पैकेट्स पे अक्सर आपको एक टर्म लिखा हुआ मिलता होगा 100% फ्रूट, 100% रियल जूस, 100% प्योर या 100% नेचुरल। इस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल अक्सर कंपनियां करती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन अब फूड रेगुलेटर FSSAI ने कहा है कि ऐसा करना गलत है, ये नियमों के खिलाफ है और ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला बन सकता है। FSSAI के मुताबिक जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि आप 100% शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका साइंटिफिक एविडेंस देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अंदर। इसमें बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि एक मामला चल रहा है जिसमें कि डाबर का जो रियल फ्रूट जूस है उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में FSSAI ने उसको काउंटर क्लेम किया है। उस पर कहा है कि ये एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला है। लेकिन आज जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसमें तमाम किसी भी तरह के प्रोडक्ट हो, सिर्फ फ्रूट जूस नहीं, कोई भी और, चाहे वो बेकरी के प्रोडक्ट्स हो, किसी भी और तरह के प्रोडक्ट्स हो, उसमें अगर 100% शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो गलत है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का एजेंडा तय कर दिया है। विक्रमगंज की जनसभा में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बारी बारी से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके परिवार को घेरा है।
पीएम मोदी ने जहां लालू फैमिली के घोटालों का विशेष तौर पर जोर दिया, तो नीतीश कुमार ने पति पत्नी की सरकारों में बिहार में कोई काम नहीं होने की बात को प्रमुखता के साथ मंच से दोहराया। प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने लालू यादव का नाम लिए बिना कहा कि जिनके ऊपर बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने बिहार से ही कहा था कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आज अपना वादा पूरा करके वो बिहार आए हैं। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं, तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।